Statement 1, two forces P vector plus Q vector and P vector minus Q vector, where P is perpendicular to Q when act at an angle θ1 to each other. The magnitude of their resultant is square root of 3 P square plus Q square. When they act at an angle θ2, the magnitude of their resultant become square root of 2 P square plus Q square. आई होप स्टेटमेंट 1 आपको क्लियर नहीं हुआ होगा। कहानी में बहुत ज़्यादा घुमा फिरा करके बात करी है। यहाँ पर ऐसा नहीं कहा है कि P वेक्टर और Q वेक्टर के बीच में केस 1 में एंगल θ2 है और केस 1 में θ1 और केस 2 में θ2 नहीं। P वेक्टर और Q वेक्टर ये तो परपेंडिकुलर है, इनको जोड़ करके आपने एक वेक्टर बनाया है P वेक्टर प्लस Q वेक्टर, सपोज करिए A वेक्टर, और इनको घटा करके आपने एक वेक्टर बनाया है, ये है P वेक्टर माइनस Q वेक्टर, सपोज करिए ये है B वेक्टर। तो ये जो दो वेक्टर हैं A वेक्टर एंड B वेक्टर, इनके बीच में बात हो रही है कि केस 1 इनके बीच में एंगल θ2 है, दैट टाइम रिजल्टेंट गिवन बाय दिस, एंड दूसरे केस में जब इन्हीं के बीच में एंगल θ2 है तो जो रिजल्टेंट है गिवन बाय दिस। इसका जो परफेक्ट सोल्यूशन होगा वो ये होगा कि आप डायग्राम ड्रॉ कर लें, मैथमेटिकल ना करें। फील एक तो आपकी नहीं तो फिर कमज़ोर हो जाएगी और दूसरा सोल्यूशन भी लेंदी हो जाएगा। तो इन्होंने कहा है कि P वेक्टर और Q वेक्टर दो वेक्टर हैं और ये परपेंडिकुलर हैं, तो हम बना लेते हैं एक वेक्टर और दूसरा Q इसके परपेंडिकुलर। ठीक है, अब ये बताओ A वेक्टर कैसे बना है, इन वेक्टर को P वेक्टर को और Q वेक्टर को जोड़ के। तो A वेक्टर आपका यहाँ पर P वेक्टर और Q वेक्टर को जोड़ के बनाया जा रहा है। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम आपने पढ़ा होगा, ये मैंने वही किया। ये आपका आ गया A वेक्टर। ठीक है, नाउ B वेक्टर ये वाला कैसे बना है। P वेक्टर वो तो ऐसे ही है, लेकिन Q वेक्टर जोड़ा नहीं जा रहा है, Q वेक्टर घटाया जा रहा है। जो आपका P वेक्टर है वो तो ऐसे ही है, लेकिन जो Q वेक्टर है वो जोड़ा नहीं जा रहा है, घटाया जा रहा है। का मतलब ये हुआ कि नेगेटिव करके उसे जोड़ा जा रहा है। तो ये मैंने नेगेटिव कर दिया, माइनस Q हो गया ये। और अब इस माइनस Q को हम क्या करेंगे, इस P के साथ ऐड करेंगे तो आपको B वेक्टर मिल जाएगा। क्या ये जो दो वेक्टर आपको दिख रहे हैं A वेक्टर और B वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री का होगा। सोचिए ध्यानपूर्वक, इसको आप यहाँ बनाए हो थोड़ा दूर, लेकिन ऐसे इसी के ऊपर बनाना चाहिए, लेकिन समझाने में दिक्कत आएगा, इसलिए मैंने हल्का से क्या किया है, दूर कर दिया है। ठीक, तो जो एंगल होगा A वेक्टर और B वेक्टर के बीच में वो कितना होगा, क्या वो 90 होगा, कैसे निकलेगा, इस पर आप फोकस करें तो आपको कहानी जो समझ में आएगी, समझ में आएगा कि ये तो बहुत बार आप कर चुके हैं। दरअसल यहाँ पर P वेक्टर और Q वेक्टर जरूरी नहीं कि बराबर हो, अगर हुए तो फिर ये एंगल आपका 45 हो जाएगा, और जो ये एंगल अगर 45 हो गया तो ये भी 45 होगा, और टोटल एंगल 90 हो जाएगा। बट नीड नॉट नेसेसरी कि P और Q ये सेम मैग्नीट्यूड के हों, तो फिर ये एंगल जरूरी नहीं कि 45 आए, तो जरूरी नहीं कि एंगल 90 आए, कितना आएगा यही निकालना है। तो यहाँ पर हम एंगल कैसे निकालेंगे A वेक्टर और B वेक्टर के बीच में, ये तो समझ ले गए कि हम P और Q अगर इनके मैग्नीट्यूड पता है तो राइट एंगल ट्राइंगल ये वाला कंसीडर करेंगे। इसमें tan अल्फा इक्वल टू हम Q बाई P कर देंगे तो अल्फा निकल आएगा, अगर Q और P की वैल्यू पता है तो। और इधर भी उतना ही होगा, और टोटल एंगल जो होगा थीटा, दैट विल बी ट्वाइस ऑफ द अल्फा। आसानी से क्लियर हो गया एंगल बिटवीन A वेक्टर एंड B वेक्टर। इसी एंगल को इन्होंने कहा है पहले वाले केस में ये θ1 है और दूसरे वाले केस में ये θ2 है। और पहले वाले केस में रिजल्टेंट, किसी भी केस में रिजल्टेंट निकालना होगा तो क्या करें, हम दो काम कर सकते हैं कि A वेक्टर और B वेक्टर इनके बीच में एंगल पता ही है, तो आर स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा लगाएं, और थीटा हमने ऊपर आपको बता दिया है कैसे निकालेंगे। A और B है लेकिन ये पता नहीं है, तो आप A और B भी निकाल सकते हो। P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, यही A स्क्वायर की वैल्यू होगी, यही B स्क्वायर की वैल्यू होगी।
अननेसेसरी आप क्वेश्चन को लेंदी कर रहे हो। ऐसे ही सारे लोगों ने किया है, ऐसे नहीं करना है। आप यहाँ पर नोटिस करो, सिमेट्रिक है पूरा डायग्राम अबाउट दिस लाइन, तो आप रिजल्टेंट निकालने के लिए इस ए वेक्टर के कंपोनेंट कर लो। एक कंपोनेंट ए वेक्टर का आएगा एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में और दूसरा आएगा वाई डायरेक्शन की में। ऐसे ही जो बी वेक्टर है उसमें भी हो जाएगा, एक होगा अलोंग द एक्स एक्सिस, एक होगा नेगेटिव वाई एक्सिस में। तो जो वर्टिकल कंपोनेंट होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो डबल हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। दरअसल ये जो आपने किया अंडरस्टैंडिंग के लिए ठीक था, लेकिन ये भी नहीं करना था। यहाँ पे तो ऑलरेडी ही ये जो गिवन है ना पी और क्यू, ये ए और बी के कंपोनेंट ही है। कंपोनेंट एक वेक्टर के क्या होते हैं, जो होते होंगे वो बाद में, पहले तो ये समझो वो परपेंडिकुलर होते हैं। तो पी वेक्टर क्यू वेक्टर जिस मोमेंट इन्होंने कहा कि परपेंडिकुलर हैं, इनडायरेक्टली ये बता दिए कि दीज आर द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो यहाँ पर आपको समझ में आया, ये वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल होंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जुड़ जाएंगे। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो नेट आएगा, हम अभी यहाँ पर केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, वो कितना आएगा, ये आपका पी आएगा, ये पी आएगा और क्यू तो कैंसिल हो जाएगा, 2p आ जाएगा। जो अगर आपको अभी भी दिक्कत हो रही है समझने में, तो रिजल्टेंट का मतलब समझते हो ना, सिंपल जोड़ देना होता है। आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है, ए वेक्टर की वैल्यू रख दो, पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर, बी वेक्टर की वैल्यू रख दो, तो आपका यहाँ पे कैंसिल हुआ, तो 2p वेक्टर आर वेक्टर का वैल्यू आ गया। लेकिन हमें यहाँ पर मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड था, तो मैंने 2p पूरा वेक्टर नहीं लिखा, ओनली मैग्नीट्यूड लिख लिया। ठीक है, तो ये आपने निकाला इन दोनों का मैग्नीट्यूड, और ये आपने निकाला इन दोनों के बीच में एंगल। इन दोनों का जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड ये लिखा है, और इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो ये लिखा है। और यहाँ पर प्रश्न में इन्हीं एक्सप्रेशन का यूज़ होगा, बस 2 बार होगा। केस 1 अगर हम बात करें तो एंगल जो थीटा है उन्होंने कहा है थीटा 1 लेना, और जो रिजल्टेंट है ये बड़ा सा जो कह रहे हैं ये आर का ही वैल्यू है। यहाँ पर आर समझ रहे हो ना, इसका वैल्यू है। ठीक है, दूसरे वाले केस में कहा है कि नहीं, एंगल थीटा 1 नहीं है, एंगल थीटा 2 है, और जो रिजल्टेंट है जो आर है वो इस बार बदल गया है, वो आपका अंडर रूट में 2p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर है। ठीक है, दोनों केस को सेपरेटली डील कर लेते हैं। पहले वाले केस में हम आकर के बात करें तो जो आर है वो किसके बराबर है, 2p के बराबर है, तो 2p के बराबर कर दो। ऐसे ही इधर भी 2p के बराबर कर दो। और अब यहाँ से आप एक रिलेशन डेवलप कराइए p और q के बीच में, तो पता चल जाएगा कि ये p और q बराबर मैग्नीट्यूड के हैं कि नहीं। जो अगर बराबर मैग्नीट्यूड के हुए तो जो ये अल्फ़ा होगा ये 45 होगा, और जो थीटा होगा वो 90 होगा, नहीं कुछ और होगा, देख लेंगे। यहाँ पर ये आ जाएगा, स्क्वायर कर रहा हूँ मैं, अंडर रूट हट गया तो 3p स्क्वायर 3q स्क्वायर एंड देन 4p स्क्वायर। अब आप इसको फर्दर सॉल्व करें तो p स्क्वायर जो आएगा दैट विल बी 3q स्क्वायर। p और q बराबर तो नहीं आ रहे हैं, p यहाँ से √3q आया है, इधर भी देख लेते हैं सॉल्व करके। ये आ जाएगा 4p स्क्वायर इक्वल टू 2p स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर। ये आ जाएगा 2p स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर। तो यहाँ से p बराबर q जरूर आ गया। तो यहाँ से जो p बराबर q आया, तो इससे तो इमीडिएट क्लियर हो गया ना कि अल्फ़ा कौन सा एंगल 45 होगा, ये वाला। फार्मूला अभी आपने ऊपर लिखा भी तो देख लीजिए, भूल गए हो तो, q/p अल्फ़ा निकाल लिए, और जैसे ही अल्फ़ा निकाल लिए तो आप थीटा निकालने के लिए क्या करेंगे, डबल ऑफ द अल्फ़ा, 90 हो गया। जबकि अगर हम इधर पे बात करें तो इधर पे आप पहले अल्फ़ा निकालेंगे, tan अल्फ़ा इज इक्वल टू आप q/p बोलेंगे, और p की जगह आप √3q ले सकते हैं, ले लीजिए। तो ये कैंसिल हुआ, तो tan अल्फ़ा 1/√3 आ गया। यहाँ से जो अल्फ़ा आएगा दैट विल बी 30। ये थीटा नहीं है, थीटा कितना होगा, डबल ऑफ दैट। तो दूसरे केस में बिटवीन ए एंड बी जो एंगल होगा दैट विल बी डबल ऑफ 30, दैट इज 60। अब आप देख लीजिए, कह रहे हैं कि थीटा 1 लेस देन थीटा 2। थीटा 1 आपने निकाला है 60 और थीटा 2 निकाला है आपने 90, तो ये बात तो सही लिखी हुई है।
इसके बाद दूसरे स्टेटमेंट में इन्होंने वैल्यू लिख दी है θ1 की और θ2 की, और हमने जो निकाली है ये वैल्यू वही लिखी हुई है, तो यहाँ पर स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, 1 एंड ट्रू बोथ आर करेक्ट। आंसर इसका ये वाला हो जाएगा।